कॉमर्स स्पिरिट द CS। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के MCQs को। ये पार्ट 7 है, इसके पहले पार्ट 6 तक अपलोड हो चुका है। अगर आपने उसको नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिएगा। और BRF के MCQs भी अपलोड हो चुके हैं, तो वो आप जा करके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। BRF बिजनेस लॉ करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, वीडियो के एंड में भी वो ऐड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज़ अ बेसिक मेथड ऑफ। ठेका लागत निर्धारण एक मूल विधि है। तो ये है स्पेसिफिक ऑर्डर जॉब का, यानी कि कोई आदेश मिलता है उसके हिसाब से कॉस्टिंग की जाती है, वो है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में। क्वेश्चन नंबर 2 है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज़ अ वेरिएंट ऑफ डैश कॉस्टिंग। ठेका लागत कौन सी लागत निर्धारण का एक रूप है? तो ये है जॉब का। जो जॉब कॉस्टिंग होती है और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग दोनों का सेम चीज़ रहता है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लॉन्ग टर्म होता है और जो जॉब कॉस्टिंग होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस यही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज यूजली एप्लीकेबल इन। ठेका लागत आमतौर पर किस पर लागू होती है? तो जो कंस्ट्रक्शनल वर्क होते हैं, जैसे ब्रिज का निर्माण करना हो गया, सड़क बनना हो गया, डैम बनते हैं, इन सब में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश इज अ पर्सन फॉर हुम द कॉन्ट्रैक्ट जॉब इज अंडरटेकन। वह व्यक्ति जिसके लिए संविदा कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्टी। और जो कॉन्ट्रैक्ट को लेता है यानी कि रिसीव करता है उसे हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर। यानी कि कार्य कौन करेगा? कॉन्ट्रैक्टर करेगा। किसके लिए करेगा? कॉन्ट्रैक्टी के लिए करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मटेरियल सप्लाइड बाय कॉन्ट्रैक्टी। ठेकेदार द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री। तो ये होगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, इसको इग्नोर कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग द वर्क सर्टिफाइड विद। प्रमाणित कार्य की तुलना करके कार्य पूरा होने की डिग्री को किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है? तो इसका निर्धारण होता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से। अनुबंध का कितना मूल्य है उसको हम लोग तुलना करते हैं वर्क सर्टिफाइड से, तब पता चलता है कि कितना परसेंटेज काम कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 है, रिटेंशन मनी इज इक्वल टू। प्रतिधारण धन किसके बराबर होता है? तो वर्क सर्टिफाइड, जितना वर्क को इंजीनियर ने सर्टिफाई कर दिया है, माइनस कर देंगे पेमेंट रिसीव्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर। कितना पेमेंट रिसीव हुआ है कॉन्ट्रैक्टर को, उससे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पेमेंट ऑफ कैश टू द कॉन्ट्रैक्टर इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ। यानी कि ठेकेदार को कौन से हिसाब से, किसके आधार पर नगद का भुगतान किया जाता है? तो वर्क सर्टिफाइड के आधार पर। जैसे मान लेते हैं 1 लाख रुपए का काम पूरा हुआ और इंजीनियर ने सिर्फ 80,000 रुपये का वर्क सर्टिफाई किया। उसने बोला कि हाँ इतने रुपए का काम सही है, तो इसके आधार पर यानी कि 80,000 रुपये के आधार पर ही उसे कैश मिलेगा, 1 लाख के आधार पर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, द कॉस्ट ऑफ एनी सब कॉन्ट्रैक्टेड वर्क इज। किसी भी उप ठेका कार्य की लागत क्या होती है? तो ये हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस होती है। सब कॉन्ट्रैक्ट वर्क है तो ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होगी? डायरेक्ट एक्सपेंस होगी। और इसको क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा, क्योंकि खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में इसे डेबिट कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम द क्लाइंट आर। ठेकेदार द्वारा ग्राहक से प्राप्त राशि का क्या किया जाता है? तो इसे क्रेडिट कर दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। जो भी खर्चे होंगे उसे डेबिट करेंगे और जो भी रिसीव उसके होगा उसको क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज 5 लाख। यानी कि हम लोगों ने काम कितना किया है? 5 लाख रुपए का वैल्यू के हिसाब से, यानी कि मूल्य है ये वर्क सर्टिफाइड का। ये हो गया 5 लाख का। बोल रहा है कि लागत लगी है टिल डेट, यानी कि जिस दिन हम लोगों ने वर्क सर्टिफाई करवाया है उस दिन लागत कितनी लगी है? 4 लाख रुपए की। और बोला है कि इसमें कुछ लागत ऐसी भी है 1 लाख रुपए की, जिसका अभी भी काम प्रमाणित नहीं किया गया है। जब प्रमाणित नहीं किया गया है यानी कि हम लोग इसको वैल्यू में तो ऐड नहीं करेंगे, तो 1 लाख की जो लागत है वो बाद में सर्टिफाई होगी। अभी के लिए हम लोग इसको बाहर निकाल दें तो 3 लाख रुपए का ये लागत हो गया, जितना हमारा कार्य सर्टिफाई हुआ है, जितना हमारा कार्य प्रमाणित हुआ है। 5 लाख रुपए हमारे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आया, क्रेडिट हुआ, और 3 लाख रुपया हमारे यहाँ से डेबिट हुआ कॉस्ट के रूप में। तो नोशनल प्रॉफिट कितना हो गया? नोशनल प्रॉफिट मतलब अनुमानित लाभ, ये कितना हो गया? 2 लाख रुपया हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ये डेबिट और क्रेडिट करके भी आप समझ सकते हैं कि लागत को हम लोग डेबिट साइड कर देंगे, जितना मिला उसको क्रेडिट साइड कर देंगे, जो एक्स्ट्रा है उसको माइनस कर देंगे। इस तरीके से आप करके सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ़ अ कॉन्ट्रैक्ट इज 40% कंप्लीट, क्रेडिट टेकन टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज। अगर कार्य 40% पूरा है तो कितना रुपया नोशनल प्रॉफिट का हम लोग P&L अकाउंट में लेके जाएंगे? नोशनल प्रॉफिट क्या होता है? जो कि माना हुआ है कि इतना लाभ है, और प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करने का मतलब क्या है कि हम मान लिए कि एक्चुअल में हमारा उतना प्रॉफिट हो चुका है, वास्तविक रूप में हम लोगों ने उसको अपना प्रॉफिट मान लिया है। तो काम 50% तो है नहीं,
50% से अभी कम है। अगर 50% रहता तो हम लोग किस पे चलते, 2/3 पे। लेकिन जब 50% से कम रहता है तो उसका मतलब क्या है कि 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट रिड्यूस्ड इन द रेशियो ऑफ कैश रिसीव टू वर्क सर्टिफाइड। कैश रिसीव वर्क सर्टिफाइड मल्टीप्लाइड बाई 1/3 मल्टीप्लाइड बाई नोशनल प्रॉफिट। जितना भी नोशनल प्रॉफिट आएगा, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में 2 लाख रुपए आया था नोशनल प्रॉफिट, उसका 1/3 निकाल दिया। जितना कैश रिसीव हुआ, वर्क सर्टिफाइड हुआ, इनके रेशियो में निकाल करके पीएनएल अकाउंट में वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अगर यहीं पर देता कि 25% तक काम पूरा है तो नील इसका आंसर हो जाता, यानी कि 1 भी रुपया हम लोग ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, खोई हुई या नष्ट हुई सामग्री की लागत क्या होती है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्क सर्टिफाइड इज वैल्यूड एट, वर्क सर्टिफाइड का वैल्यूएशन किसके हिसाब से किया जाता है, तो जितनी लागत लगी है उसके हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 15 है, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड लेस प्रॉफिट, वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ है, इसमें से लाभ को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड हो जाएगा। जैसे जब प्रॉफिट को निकालना होता है, नोशनल प्रॉफिट निकालना होता है, तो क्या करते हैं, वर्क सर्टिफाइड माइनस कर दिया जाता है जितनी लागत आई है, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। अभी इसके पहले जो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे उसमें ये चीज़ें थी। तो अगर नोशनल प्रॉफिट और वर्क सर्टिफाइड दिया रहेगा तो हमारा कॉस्ट भी आ जाएगा, कुछ नहीं करना, वर्क सर्टिफाइड में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो कॉस्ट आ जाएगी। वैसे ही अगर वर्क सर्टिफाइड निकालना रहता तो भी प्लस कर दीजिए तो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, द टोटल वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, किसी भी दिए हुए लेखांकन वर्ष में टोटल वर्क ऑफ कंप्लीटेड कितना होता है, जितना कार्य पूरा हुआ है उसका मतलब ये है कि आपने कितना सर्टिफिकेशन प्राप्त कर लिया कार्य कंप्लीट होने का, और कितना काम ऐसा है जो अभी सर्टिफाइड नहीं हुआ है, अगले साल हो जाएगा, अगले अकाउंटिंग पीरियड में हो जाएगा। तो इन दोनों को जब हम लोग ऐड करते हैं टोटल वैल्यू आ जाती है जितना कार्य पूरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 है, नोशनल प्रॉफिट इज इक्वल टू, अभी इसको समझे हम लोग कि नोशनल प्रॉफिट का मतलब क्या है, वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ है उसमें से उसकी लागत को माइनस कर दिया जाए। ध्यान देने का है कि वर्क सर्टिफाइड के साथ हम लोग लागत किसकी लेंगे, सिर्फ वर्क सर्टिफाइड का, वर्क कंप्लीटेड का नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, WIP एट ईयर एंड इज इक्वल टू, जो वर्क इन प्रोग्रेस होता है यानी कि कार्य प्रगति पर है, अभी भी रॉ मटेरियल नहीं, अभी वो रॉ मटेरियल भी नहीं है और फिनिश्ड गुड भी नहीं बना है, जब उसका हम लोग वैल्यूएशन करते हैं तो एट द एंड ऑफ ईयर कितना आता है, ओनली क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, तो क्लोजिंग स्टॉक को भी लेते हैं, प्लस वर्क सर्टिफाइड जितना भी हुआ है वो भी तो हमारे वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, और कुछ ऐसे काम होते हैं जो अभी काम तो हो चुके हैं लेकिन अनसर्टिफाइड हैं तो उनको भी ऐड कर दिया जाता है। जब तीनों को ऐड करते हैं तो वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, टोटल ऑफ ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्क सर्टिफाइड इज बिटवीन 50% एंड 90% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, 50% से लेकर के 90% के बीच में है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना ट्रांसफर होगा, तो 1/3 नहीं होगा, ये 2/3 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, सी 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट, जितना भी अनुमानित लाभ है उसका 2/3 निकालेंगे और रेशियो किसका रखेंगे, कैश रिसीव्ड एंड वर्क सर्टिफाइड का। और हमेशा ध्यान में दीजिएगा कि वर्क सर्टिफाइड आपने काम कंप्लीट किया है इससे मतलब नहीं है, जब तक ठेकादाता उसको अप्रूव नहीं करेगा अपने इंजीनियर से तब तक वर्क सर्टिफिकेशन का जब उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा उसका वो देखेगा कि 50% काम पूरा हुआ है कि 90% काम पूरा हुआ है। और ये चीज़ कैसे कैलकुलेट की जाती है, जितना भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, मान लेते हैं 10 लाख रुपए का है और 1 लाख रुपए का वर्क सर्टिफाई हो चुका है, तो किस तरीके से निकालेंगे, 1 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी परसेंटेज आएगा उस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि 50% हुआ है, 90% हुआ है, 45 हुआ है कि 25 हुआ है, तब जाकर के पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। 1/3 कब करते, जब जैसे एक एग्जाम्पल में था कि 40% है, 25% से ज़्यादा है, 50% से कम है, तो 1/3 करेंगे। और नील कब होगा, कि जब काम 25% ही बस हुआ है तो क्या होगा, नील हो जाएगा, 1 भी रुपया हम लोग पीएनएल अकाउंट में नहीं ट्रांसफ़र करेंगे। और 100% कब कर देंगे, जब भी काम 90% के ऊपर हो चुका है, 100% प्रॉफिट मान लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट, पूरा ठेका
खत्म हो चुका, यानी कि काम हमारा पूरा हो गया, तो ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट विल बी, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, संपूर्ण लाभ। जितना भी लाभ है उसको पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि जब काम पूरा हो गया तो अब कोई अनुमानित लाभ तो रह नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, द हाइब्रिड कॉस्टिंग सिस्टम विच इज अप्लाइड टू बैच ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट बट आर नॉट आइडेंटिकल इज क्लासिफाइड एज। हाइब्रिड कॉस्टिंग सिस्टम यानी कि 2-3 कॉस्टिंग का मिक्स है ये, जो समान उत्पादों के बैचों पर लागू होता है लेकिन समान नहीं होता है, एक तरीके के प्रोडक्ट नहीं होते हैं, तो वो कुछ ना कुछ उसमें अलग हो ही जाता है, वो किस तरीके से वर्गीकृत किया जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं ऑपरेशन कॉस्टिंग सिस्टम। जैसे ये एक जैसे काम तो रहते हैं लेकिन समान नहीं होते हैं। मान लेते हैं आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो हर एक मरीज को देखने का उसका अलग तरीके रहेंगे, कोई उस दवा को लेकर के बहुत अच्छे से ठीक हो जाएगा, किसी को वो दवा सूट नहीं करेगी, तो काम तो वो ठीक कर रहा है, वही कर रहा है, लेकिन वो कार्य समान नहीं होते हैं, तो उस टाइम पे ऑपरेशन कॉस्टिंग का यूज़ किया जाता है, संचालन लागत निर्धारण विधि। क्वेश्चन नंबर 22 है, द टाइप ऑफ प्रोसेस लॉस दैट शुड नॉट बी अलाउड टू अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट इज। प्रक्रिया हानि का वह प्रकार जिसे अच्छी इकाइयों की लागत को प्रभावित करने में अनुमानित नहीं किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। जो एबनॉर्मल लॉस होते हैं उसे तुरंत एक्सपेंस मान लिया जाता है और उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कॉस्टिंग वाले में नहीं, जो इनकम स्टेटमेंट वाला होता है वहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रोसेस अकाउंट इज डेबिटेड बाय एबनॉर्मल गेन, द वैल्यू इज डिटरमाइंड एज। असामान्य लाभ को प्रक्रिया खाते में डेबिट किया जाता है, इसके मूल्य का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, तो जो भी कॉस्ट आई है अच्छी यूनिट्स के, जो अच्छे यूनिट्स बने हैं उसमें से नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एक्चुअल लॉस, या वास्तविक रूप में जो हानि हुई है उसको माइनस कर देने पे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सर्विस कॉस्टिंग इज ऑल्सो कॉल्ड है। सेवा लागत निर्धारण को किस रूप में जाना जाता है, तो इसे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कहते हैं, परिचालन लागत। जो भी यूनिट्स सेवाएं प्रदान करते हैं वो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन सर्विस कॉस्ट सीट कॉस्ट आर क्लासिफाइड इनटू। सेवा लागत पत्रक में लागत को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, तो इन्हें स्टैंडिंग चार्जेस कहते हैं, यानी कि स्थायी प्रभार। क्वेश्चन नंबर 26 है, इन सर्विस कॉस्टिंग डिवीजन इज एन। इसमें जो सर्विस कॉस्टिंग होती है उसमें डिवीज़न को क्या कहते हैं, उसे ऑपरेशन कहते हैं, यानी कि कार्य कहते हैं या संचालन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, इन ट्रांसपोर्ट सर्विस कॉस्ट सीट डेप्रिशिएशन कॉस्ट आर ग्रुप्ड अंडर। परिवहन सेवा में लागत पत्रक मूल्य ह्रास लागत को निम्न के अंतर्गत समूहीकृत किया जाता है, तो ये किया जाता है स्टैंड बाई कॉस्ट के, इसीलिए स्टैंडिंग जो चार्जेस होते हैं वो सर्विसेज कॉस्टिंग के अंतर्गत यूज़ किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पोजिट यूनिट इन ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग इज। परिवहन लागत निर्धारण में समग्र इकाई का मतलब क्या है या उसका उदाहरण क्या है, तो मैंने शायद ये इसके पहले वीडियो में भी बताया था आपको कि जब हम लोग 2 यूनिट्स को एक साथ लेते हैं, कंपोजिट उसको कहते हैं। अगर किसी एक यूनिट को लेके चल रहे हैं जैसे पर केजी, तो वो क्या है, सिंगल है, उसको हम लोग सिंपल यूनिट कहते हैं। लेकिन जहाँ पे 2 यूनिट यूज़ होगा, पर पैसेंजर पर किलोमीटर, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, समग्र कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज अ कॉस्ट इनकर्ड फॉर प्रोवाइडिंग। परिचालन लागत प्रदान करने के लिए कौन से खर्च की गई लागतें होती हैं, तो इसमें हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑपरेशन नहीं होगा, यहाँ पे सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, सेवाएं। क्वेश्चन नंबर 30 है, नंबर ऑफ पैसेंजर किलोमीटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ पैसेंजर मल्टीप्लाइड बाई। तो पैसेंजर किलोमीटर अगर करना है तो नंबर ऑफ पैसेंजर मल्टीप्लाई करेंगे उसको नंबर ऑफ किलोमीटर के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 31 है, इफ़ प्रॉफिट आर 50% ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट डैश इज इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस कितना आ जाएगा, वो होगा 33%। अगर प्रॉफिट आपका 50% दिया हुआ है ऑपरेटिंग कॉस्ट का, तो इनवॉइस प्राइस आपका 33% आएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग सिस्टम इज मोर सुटेबल टू। परिचालन लागत प्रणाली किसके लिए अधिक उपयुक्त है, तो जो सर्विसेज इंडस्ट्रीज होती हैं, सेवा उद्योग, उनके लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, पर किलोमीटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट यूनिट। तो ये एक तरीके का क्या है, सिंपल है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक यूनिट का ही प्रयोग किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 है, द प्रोडक्शन ऑपरेशन ऑफ मोस्ट बिजनेस कैन बी कैटेगराइज्ड एज बिंग। अधिकांश व्यवसायों को उत्पादन कार्यों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, तो इसको स्पेसिफिक जॉब भी कह सकते हैं या कंटिन्यूअस ऑपरेशन भी कह सकते हैं। जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता है वो किस में आता है, आपका स्पेसिफिक ऑर्डर में आता है। जो कंटिन्यूअस ऑपरेशन होता है इसके लिए प्रोसेस कॉस्टिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। विशिष्ट आदेश लागत के प्रकारों की पहचान करिए। तो ये क्या होगा, जॉब कॉस्टिंग,
बैच कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग या ए एंड बी बोथ। तो जो जॉब कॉस्टिंग होता है और बैच कॉस्टिंग होता है वो एक तरीके का स्पेसिफिक ऑर्डर होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, अ जॉब कॉस्टिंग सिस्टम इज यूजली बेस्ड ऑन द अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रिंसिपल एंड इन एडिशन कॉस्ट इज इंक्लूडेड फॉर नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। जॉब कॉस्टिंग में सिस्टम में क्या होता है, अवशोषण लागत सिद्धांत पर यह आधारित होता है। इसके अलावा गैर उत्पादन ओवरहेड के लिए यह लागत सम्मिलित करता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड माइट बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ जॉब। गैर उत्पादन उपरिव्ययों को कार्य की लागतों में जोड़ा जाता है। किस हिसाब से जोड़ा जाता है, तो एज अ परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट ऑफ जॉब, प्राइम कॉस्ट के हिसाब से उनको जोड़ सकते हैं, या फिर जो प्रोडक्शन कॉस्ट आता है जिसे फैक्ट्री कॉस्ट कहते हैं उसके हिसाब से किया जा सकता है। तो ए और बी दोनों में से कोई एक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, इन जॉब कॉस्टिंग ईच जॉब इज गिवन अ यूनिक। जितने भी जॉब कॉस्टिंग किए जाते हैं उसमें एक यूनिक क्या दिया जाता है, कॉस्टिंग सिस्टम दिया जाता है। जैसे आपने कोई काम बोला किसी को करने के लिए तो उसकी जॉब अलग होगी, आपके फ्रेंड ने किसी को वही काम उसको दिया करने के लिए तो उसके लिए अलग कॉस्टिंग सिस्टम होगा, क्योंकि सबके अपने अपने प्रेफरेंसेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो काम करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, द आइटम रिकॉर्डेड ऑन जॉब कॉस्ट शीट शुड इंक्लूड। कार्य लागत पत्रक में कौन से मदें शामिल की जाती हैं, जॉब नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब, स्पेसिफिकेशन एक्सेट्रा। तो कार्य की संख्या, कार्य का विवरण, विनिर्देश, ये सब होते हैं। कस्टमर की डिटेल्स होती हैं, एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है, सेलिंग प्राइस होता है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट होता है, ये चीज़ें भी होती हैं। डिलीवरी डेट कब है, एक्चुअल डिलीवरी डेट क्या है, डिलीवरी नोट नंबर क्या है, ये होता है। तो ऑल ऑफ द अबव होगा कि जॉब का नंबर, कस्टमर की डिटेल, डिलीवरी से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो सब कुछ जॉब कॉस्ट सीट में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, द यूजुअल मेथड ऑफ फिक्सिंग प्राइस इन जॉबिंग कंसर्न इज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। तो जो जॉब कॉस्टिंग की जाती है उसमें जनरली क्या किया जाता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जो भी होने वाले हैं उसको ऐड कर दिया जाता है। ये स्टेटमेंट सही है और यही चीज़ फॉलो होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में भी। इसीलिए आप जब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ते हैं तो वो लिखता है उसके साथ साथ एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना होगा, जिसको हम लोग कोटेशन प्राइसिंग कहते हैं। तो ये भी क्या है, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग होता है कि लागत हमारी इतनी आएगी, उसके ऊपर हम इतना अनुमानित लाभ को लेंगे। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ इनएक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ऑन अ जॉब। किसी भी कार्य पर ऊपरिव्यय के अवशोषण की दर अगर गलत अनुमान लग गया, अनुमान हमेशा लगाया जाता है लागत में, तो अगर गलत अनुमान लग गया है तो क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। इफ जॉब्स आर ओवर प्राइस्ड, अगर कार्य को अधिक कीमत पर लगा दिया गया तो कस्टमर कहीं और चले जाएंगे, ये स्टेटमेंट सही है। इफ़ जॉब्स आर अंडर प्राइस्ड, अगर जॉब को, कार्य को हम लोगों ने कम कीमत पर कर दिया तो हमारी सेल्स रेवेन्यू कम हो जाएंगी और हमें जितना प्रॉफिट चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। आई थिंक आपको सभी क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गया हो। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो के एंड में बीआरएफ के भी क्वेश्चंस लग जाएंगे और आंसर की वगैरह अपलोड हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई और वीडियो चाहिए होगी तो आप बता दीजिएगा।